आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रांस की क्रांति। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि फ्रांस कहाँ पर स्थित है। तो फ्रांस जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसमें आप देख रहे होंगे रेड कलर का मार्क, यहाँ पर फ्रांस स्थित है। तो इस क्रांति को हमें पढ़ना आवश्यक होता है क्योंकि इस क्रांति ने पूरे विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार दिया। इस क्रांति में हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में किस प्रकार राजतंत्र था वह खत्म हुआ, उसके बाद वह गणतंत्र बना और उसके बाद फिर वहाँ तानाशाही शुरू हुई नेपोलियन बोनापार्ट की। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है 14 जुलाई 1789 को। तो 14 जुलाई 1789 को जो फ्रांस में क्रांतिकारी थे, इन्होंने वहाँ पर एक दुर्ग था, बास्तिल का दुर्ग, जिसमें कि राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था और इस दुर्ग को राजा की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता का प्रतीक समझा जाता था, इसे नष्ट कर दिया। आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये वहाँ पर बास्तिल का दुर्ग था और सारे लोग इस जेल से नफरत करते थे क्योंकि ये जेल राजा की शक्ति को दिखाता था। तो ऐसा क्या हुआ वहाँ फ्रांस में जो लोगों को इतना गुस्सा था और वो लोग अपने राजा के ही विरुद्ध हो गए और उन्होंने इस क्रांति को किया, फ्रांस की क्रांति को। इस सब को समझने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। तो सन 1774 में पूर्वो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा और जिस समय वह राजगद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी और उसकी पत्नी वो थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइटन थी। और जो लुई 16 था, ज़्यादा दृढ़ संकल्प नहीं था, यह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और जो इसकी पत्नी कहती थी वही यह करता था। जिस समय वह राजगद्दी पर बैठा उस समय फ्रांस का जो राजकोष था वो खाली था। तो ऐसा ये क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे राजकोष खाली होने के। तो पहला जो इसका कारण था, जो फ्रांस था, फ्रांस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लगी जाती थी और इसीलिए जो लंबे समय तक जो लड़ाइयाँ चली उसके कारण फ्रांस का पैसा खत्म हो चुका था। दूसरा जो था इनका जो राजमहल था जहाँ पर कि राजा लोग रहते थे, जो वर्साई में था, तो जो ये राजमहल था बहुत आलीशान था, बहुत भव्य था, तो इसके मेंटेनेंस करने में, इसके रखरखाव करने में बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता था। तीसरा जो इसका कारण था, उस समय फ्रांस और ब्रिटेन के ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे और ब्रिटेन ने अमेरिका को उपनिवेश बना रखा था और फ्रांस ने अमेरिका की मदद की। तो फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने में मदद की और इसमें फ्रांस पर 10 अरब लिबरे से अधिक का कर्ज बढ़ गया, क्योंकि जब कभी भी युद्ध होता है उसमें खर्च भी होता है और इसमें कितना कर्ज बढ़ गया इनका, 10 अरब का। अब जो चौथा कारण था उसमें क्या था कि जो कर्जदाता थे जिन्होंने फ्रांस को कर्ज दे रखा था, अब वो लोग कहने लगे कि जो हमने कर्ज दे रखा है उसमें वो लोग 10% ब्याज की मांग करने लगे। और इसके अतिरिक्त भी कई कारण थे, जो सरकार के नियमित खर्च होते हैं, जैसे सेना का रखरखाव करना है, विश्वविद्यालयों का जो संचालन होता है उसमें पैसा खर्च होता है, सरकारी कार्यालय आदि अन्य भी बहुत सारे खर्चे थे। अब तो क्या हुआ कि जो ये सभी कारणों से जो सरकार थी उसको, जो राजा था उसे करों में वृद्धि करनी पड़ी। इसमें एक वर्ड आया था लिब्रे। लिब्रे फ्रांस की करेंसी थी जो 1794 में बंद हो गई। 18वीं सदी में जो फ्रांस का समाज था वो 3 स्टेज में बटा हुआ था, प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज तथा तृतीय स्टेज। जो प्रथम स्टेज में जो लोग आते थे वो होते थे चर्च में जो काम करते थे, जिन्हें लोग पादरी कहते हैं। और द्वितीय स्टेज में वो लोग आते थे जो राजा, मंत्री, शाही परिवार के व्यक्ति, जिन्हें कि कुलीन वर्ग के लोग कहते थे। और तृतीय स्टेज में आते थे आम आदमी,
ठीक है, ये भी 3 वर्गों में विभक्त था। तृतीय स्टेज, पहला जो था पूंजीपति तथा नौकरी पेशा लोग रहते आते थे उसमें, दूसरे में किसान और कारीगर आते थे, और तीसरे में भूमिहीन किसान और घरेलू नौकर, ये लोग आते थे। इसमें जो तृतीय वर्ग में जो प्रथम वर्ग के लोग होते थे वो शिक्षित होते थे और संपन्न परिवारों के होते थे, और जो किसान और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर ये लोग थे, वो लोग जो है अशिक्षित होते थे और जो है निर्धन होते थे। अब जो पूरी आबादी थी उसमें जो है 90% किसान थे, लेकिन जो 60% जमीन है वो होती थी प्रथम व द्वितीय स्टेट तथा तृतीय स्टेट के अमीरों के पास होती थी। जो पादरी तथा जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग, इनके पास जो है कुछ विशेषाधिकार इन लोगों को यहाँ पर प्राप्त थे। अब इनमें से एक था जो था कर से छूट। जो प्रथम स्टेट के लोग होते थे और द्वितीय स्टेट के लोग होते थे, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं भरना पड़ता था, और करों का पूरा भार जो था वो केवल तृतीय स्टेट के लोगों पर ही था। तृतीय स्टेट के लोगों को ही कर भरना पड़ता था। और दूसरा जो है ये कुलीन वर्ग के लोग हैं, इन्हें कुछ सामंती विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे किसानों से कर वसूल करना, और दूसरा जो है कुलीन वर्ग को जो था तृतीय स्टेट के लोगों को अपने घर में तथा खेतों में काम करने के लिए भी रख सकते थे। इसके अलावा जो है तृतीय स्टेट पर कई प्रकार के कर लगे थे। ठीक है, उसमें जो है पहला कर था वो था टाइद। ठीक है, टाइद जो था एक धार्मिक कर था और जिसे चर्च किसानों से वसूलता था। इसमें जो है किसानों को जितनी भी उनकी फसल होती थी उसका 10% जो है वो लोग चर्च को देते थे। और दूसरा जो कर था वो था टाइल जो एक प्रत्यक्ष कर था जो कि भूमि पर लगता था। इसके अतिरिक्त भी कई अप्रत्यक्ष कर थे, जैसे दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर चाय, नमक, तंबाकू आदि पर भी जो है कर लगे हुए थे। इस प्रकार हम देखते हैं जो कि राज्य के जितने भी वित्तीय कामकाज थे उनका जो है संपूर्ण बोझ करों के माध्यम से जनता ही वहन करती थी। इसके अलावा हम फ्रांस में देखते हैं कि जो फ्रांस में 1715 में जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो थी 2.3 करोड़ थी, और जो 1789 में जो बढ़कर हो गई 2.8 करोड़, यानी कि बहुत ही कम वर्षों में यहाँ की जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। अब जब जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ने के साथ जो है अनाज की मांग भी बढ़ गई, लेकिन जनसंख्या की तुलना में जो अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा। इसलिए क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी और उत्पादन नहीं बढ़ा, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जो मजदूरी थी, मजदूरों का जो वेतन था वो क्या हुआ, वो नहीं बढ़ा। इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, जो गरीब लोग थे वो और गरीब होते गए और जो अमीर लोग थे वो और अमीर होते गए, और जो अमीर और गरीब लोगों के बीच जो है खाई बहुत ज्यादा चौड़ी होती गई। इसके यहाँ पर फ्रांस में इस समय क्या हुआ कि पूरी फसल बर्बाद हो गई, वहां पर सूखा पड़ गया, उससे पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब क्या हुआ, स्थिति और खराब हो गई। पहले तो महंगाई बढ़ी, उसके बाद क्या है, फसल भी बर्बाद हो गई। अब जब इतना हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, लोगों की आजीविका में ही संकट पैदा हो गया, आजीविका संकट हो गया। अब ये जो आजीविका संकट है वो क्या है, जब हमारी बेसिक नीड्स ही खतरे में पड़ जाती है तो हम उसे कहते हैं जीविका संकट। ठीक है, जिस स्थिति में किस स्थिति को कहते हैं, जब व्यक्ति अथक मेहनत के पश्चात भी जीने के लिए आवश्यक साधन भी ना जुटा सके और अपनी भूख को मिटाने में असमर्थ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीविका संकट। इससे पहले हमने जो है जीविका संकट पर ख़त्म किया था। अब आगे देखते हैं कि फ्रांस में क्या हुआ। अब अगर हम देखते हैं तो फ्रांस में जो है पहले भी कर बढ़े थे, अकाल भी आए थे, और उस समय भी जो है किसान और कामगार वहां पर विद्रोह कर चुके थे। लेकिन जब वो उस समय जो है उन लोगों के पास ज्यादा साधन नहीं थे, इसलिए वो जो है कार्यक्रम सफल नहीं हुए। अब जो 18वीं सदी थी, 18वीं सदी में क्या हुआ, यहाँ पर एक नया सामाजिक समूह जो है मध्यम वर्ग, इसका
जन्म हुआ। अब ये मध्यम वर्ग क्या था? जो मध्यम वर्ग था इसमें जो है शिक्षित लोग होते थे और किसी न किसी व्यापार, नौकरी आदि से जुड़े होते थे। इसमें सौदागर भी सम्मिलित होते थे। ये सभी लोग क्या होते थे? पढ़े लिखे होते थे। और जो ये मध्यम वर्ग था, ये जो प्रथम और द्वितीय स्टेज को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे उनसे सहमत नहीं था। इनका मानना था कि कोई भी विशेषाधिकार जो है जन्म से नहीं मिलने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जो सामाजिक हैसियत का निर्णय है उसकी योग्यता से होना चाहिए। अब ये लोग जो समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की कल्पना कर रहे थे। कौन लोग? मध्यम वर्ग के लोग कल्पना कर रहे थे। ये लोग जो है कुछ दार्शनिकों से ही प्रभावित थे। वहाँ पर उस समय कुछ दार्शनिक आए जिन्होंने अपने विचार दिए। उनमें थे जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि। इन लोगों के विचार से ये लोग बहुत प्रभावित थे और ये जो दार्शनिक थे इनके विचारों का जो है फ्रांस की क्रांति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो पहले हम देखते हैं जॉन लॉक के बारे में देखते हैं। जॉन लॉक थे जो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट और इस पुस्तक में इन्होंने जो है राजा के दैवीय तथा निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया। राजा के दैवी सिद्धांत मतलब जो राजा होता है वो अपने को क्या मान लेता है? ईश्वर का प्रतिनिधि मान लेता है और कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही कानून है, वही सत्य है। दूसरे जो दार्शनिक थे वो थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने भी एक पुस्तक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, कानून की आत्मा। और इन्होंने जो है इस पुस्तक में सरकार के बीच विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इनके बीच जो है सत्ता के विभाजन की बात की। फिर जो अगले दार्शनिक है रूसो की पुस्तक थी सामाजिक समझौते, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्होंने जो है लोकतांत्रिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए। तो ये जो दार्शनिक थे इनके विचारों को जो है जनता तक पहुंचाने का जो कार्य किया वो किसने किया? पुस्तकों ने, समाचार पत्र, गोष्ठियां, सार्वजनिक स्थल, इन सब के द्वारा जो है इन दार्शनिकों के विचार जो है आम जनता तक पहुंचते थे और उन्हें पता चलता था कि हमारा राजा कितना निरंकुश है और हमें राजा के विरुद्ध जो है आवाज़ उठानी चाहिए।